समुद्र की अनगिनत लहरों से जूझता हुआ, थकाहारा और अपने अतीत की पीड़ा को भीतर छिपाए ओडिसियस जब फैशन लोगों की भूमि पर पहुंचा, तब उसे स्वयं भी नहीं पता था कि उसके भाग्य में थोड़ी शांति लिखी है। देवी एथेना की कृपा से वो राजकुमारी नौसिका से मिला और उसके मार्गदर्शन में राजा अल्किनस के भव्य महल तक पहुंचा। वो महल किसी स्वप्न जैसा प्रतीत होता था। दीवारें चमकते कांसे और सोने से दमक रही थी। स्तंभों पर अद्भुत नक्काशी थी और चारों ओर दिव्य वैभव फैला हुआ था। एक अनजान, धूल मिट्टी से सना यात्री उस जगमगाती दुनिया के बीच खड़ा था, पर उसकी आंखों में एक शांत गरिमा और अडिग साहस झलक रहा था। ओडिसियस सीधे रानी एरिटी के चरणों में जा गिरा और विनम्रता से सहायता की प्रार्थना की। उसकी वाणी में थकान थी, पर आत्मसम्मान भी उतना ही दृढ़ था। सभा में बैठे सभी लोग कुछ क्षण के लिए स्तब्ध रह गए, क्योंकि उनके सामने खड़ा ये अजनबी साधारण नहीं लग रहा था। राजा अल्किनस ने अतिथि धर्म का पालन करते हुए उसे उठाया, सम्मानपूर्वक आसन दिया और आदेश दिया कि उसके लिए भोजन और विश्राम की व्यवस्था की जाए। फैशन लोग समुद्र के कुशल नाविक थे, पर उससे भी अधिक वे अतिथि सेवा के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने उसे बिना उसकी पहचान पूछे आदर दिया, क्योंकि उनके लिए एक थका हुआ यात्री पहले अतिथि था, फिर कुछ और। भोजन के दौरान भी ओडिसियस शांत बैठा रहा, जैसे अपने भीतर के तूफान को रोक रहा हो। उसकी आंखों में बीते युद्धों और बिछुओं की स्मृतियां तैर रही थी, पर उसने अपने नाम और अपने गौरव को छिपाए रखा। राजा ने उससे कोमल स्वर में उसके कष्टों के बारे में पूछा, पर पहले उसे आराम देने और उसका विश्वास जीतने का प्रयास किया। उस रात महल में दीपक जगमगा रहे थे। संगीत की हल्की ध्वनि वातावरण में घुली थी और लंबे समय बाद ओडिसियस को लगा कि वो शत्रुता और भय से दूर सुरक्षित स्थान पर है। फैशन दरबार ने उसे केवल एक अजनबी के रूप में नहीं, बल्कि एक माननीय अतिथि के रूप में स्वीकार किया। उसके लिए यह सम्मान किसी मरहम की तरह था, जिसने उसकी थकी आत्मा को कुछ क्षणों का सुकून दिया। फिर भी उसकी असली पहचान एक रहस्य बनी रही, एक ऐसा रहस्य जो जल्द ही इस शांत दरबार में उसकी महान यात्रा की कहानी के रूप में उजागर होने वाला था। राजा अल्किनस के भव्य महल में उस दिन उत्सव का वातावरण था। दीपों की रोशनी सोने चांदी की दीवारों पर झिलमिला रही थी और अतिथियों की धीमी बातचीत के बीच एक विशेष स्थान पर दरबार के विख्यात गायक डेमोडोकस को बैठाया गया। वो दृष्टिहीन था, पर उसकी वाणी में ऐसी शक्ति थी मानो देवताओं ने स्वयं उसे स्मृतियों का खजाना सौंप दिया हो। जब उसने अपनी वीणा को छुआ तो सभा में सन्नाटा छा गया। उसकी उंगलियों से निकलती धुनों ने जैसे समय की परतें खोल दी और सभी को ट्रॉय के युद्ध भूमि में पहुंचा दिया। डेमोडोकस ने यूनानियों और ट्रॉय वासियों के बीच हुए भीषण संघर्ष का वर्णन आरंभ किया। उसके शब्दों में तलवारों की टकराहट की गूंज थी, वीरों की गर्जना थी और रणभूमि की धूल और रक्त की स्मृति थी। वो उन वीरों की कथा गा रहा था जिन्होंने अपने साहस और बुद्धिमत्ता से इतिहास रचा था। जैसे जैसे गीत आगे बढ़ा, वो उस चतुर योद्धा का उल्लेख करने लगा जिसकी योजनाओं और साहस ने यूनानियों को बार बार संकट से उबारा था। वो योद्धा और कोई नहीं, स्वयं ओडिसियस था। सभा में बैठे अतिथि उस कथा को रोमांच के साथ सुन रहे थे, पर एक व्यक्ति ऐसा था जिसकी आत्मा भीतर से कांप उठी। ओडिसियस, जो अब तक शांत और संयमित बैठा था, अपने भीतर उमड़ते ज्वार को रोक न सका। डेमोडोकस के शब्दों ने उसके हृदय के उन घावों को छू लिया जो अभी भरे नहीं थे। उसे अपने साथियों की मृत्यु, लंबे युद्ध के वर्ष और घर से दूर बिताए हर क्षण की पीड़ा याद आने लगी।
उसकी आंखों से आंसू बह निकले, पर उसने तुरंत अपना चेहरा चादर से ढक लिया ताकि कोई उसकी व्यथा न देख सके। उसका रोना किसी साधारण श्रोता की संवेदना नहीं थी, वो एक योद्धा का मौन विलाप था जो अपनी ही कहानी को किसी और के मुख से सुन रहा था। उसने अपने भावों को छिपाने की पूरी कोशिश की, क्योंकि उसकी असली पहचान अभी भी एक रहस्य थी। वो नहीं चाहता था कि कोई जान पाए कि वही वो वीर है जिसकी कथा गाई जा रही है। उसकी चुप्पी में गर्व भी था और पीड़ा भी। गर्व अपनी वीरता का, और पीड़ा उन स्मृतियों की जो कभी मिट नहीं सकती। राजा अल्किनस ने दूर से उसकी प्रतिक्रिया देखी। उसने महसूस किया कि ये अजनबी गीत से असाधारण रूप से प्रभावित हुआ है। उस क्षण महल में गूंजता संगीत केवल मनोरंजन नहीं रहा, बल्कि एक ऐसे रहस्य का संकेत बन गया जो जल्द ही उजागर होने वाला था। डेमोडोकस का गीत समाप्त हुआ, पर उसकी ध्वनि ओडिसियस के हृदय में देर तक गूंजती रही, मानो अतीत ने उसे पुकारकर याद दिलाया हो कि उसकी कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। आपने मुझे इतना ध्यान से सुना, उसके लिए हृदय से धन्यवाद। अगली सुबह फैशन नगर में उत्सव का जोश और भी बढ़ गया। राजा अल्किनस ने अपने श्रेष्ठ युवाओं को आदेश दिया कि वे अतिथि के सम्मान में खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन करें। खुले मैदान में भीड़ इकट्ठी हो गई। कहीं दौड़ की तैयारी थी, कहीं कुश्ती के पहलवान अपने शरीर पर तेल मल रहे थे, तो कहीं भाला फेंकने वाले युवक अपनी ताकत आजमा रहे थे। हवा में समुद्र की नमी थी, पर उससे कहीं अधिक ऊर्जा और उत्साह भरा हुआ था। ओडिसियस भी दर्शकों के बीच बैठा ये सब देख रहा था। उसका शरीर अभी भी लंबे संघर्षों और समुद्री यात्राओं से थका हुआ था, पर उसकी आंखों में पुरानी वीरता की चमक छिपी हुई थी। फैशन युवक अपनी फुर्ती और बल का प्रदर्शन कर रहे थे। दौड़ में वे हवा से बातें कर रहे थे, कुश्ती में धरती गूंज उठती थी, और भाला आकाश को चीरता हुआ दूर जा गिरता था। ये केवल खेल नहीं था, बल्कि युवाओं के गर्व और सम्मान का प्रदर्शन था। इसी बीच एक युवक, जिसका नाम यूरियालस था, ओडिसियस की ओर मुड़ा। उसने देखा कि ये अजनबी प्रतियोगिताओं में भाग नहीं ले रहा है। उसके स्वर में हल्की उपेक्षा थी जब उसने कहा कि शायद ये यात्री किसी व्यापारी या साधारण नाविक जैसा है, न कि कोई योद्धा। ये शब्द ओडिसियस के हृदय में तीर की तरह चुभ गए। वो अब तक शांत था, पर उसकी आत्मा में छिपा योद्धा जाग उठा। ओडिसियस धीरे धीरे उठा। उसने शांत किंतु दृढ़ स्वर में उत्तर दिया कि वो थका हुआ है और हाल ही में कठिनाइयों से गुजरा है, पर वो अपने साहस और शक्ति से अपरिचित नहीं है। फिर उसने मैदान में पड़ा एक भारी डिस्कस उठाया। वो इतना भारी था कि अन्य प्रतियोगियों ने उसे छूने की भी हिम्मत नहीं की थी। क्षण भर के लिए मैदान में सन्नाटा छा गया। सबकी निगाहें उस अजनबी पर टिक गई। ओडिसियस ने अपने हाथों में चक्र को घुमाया, जैसे वह अपने भीतर के क्रोध और अपमान को उसमें समेट रहा हो। फिर उसने पूरे बल से उसे आकाश की ओर फेंका। डिस्कस हवा को चीरता हुआ इतनी दूर जा गिरा कि सभी आश्चर्यचकित रह गए। वो अन्य सभी निशानों से बहुत आगे था, इतना आगे कि कोई उसकी बराबरी नहीं कर सकता था। फैशन युवक स्तब्ध रह गए और दर्शकों के बीच प्रशंसा की फुसफुसाहट फैल गई। उस क्षण ओडिसियस ने केवल अपनी शक्ति ही नहीं, बल्कि अपने आत्मसम्मान को भी स्थापित कर दिया। उसकी आंखों में फिर वही वीरता की चमक लौट आई थी। उसने गर्व से कहा कि यदि कोई और उसे चुनौती देना चाहता है तो वो तैयार है। दौड़, कुश्ती या युद्ध, किसी में भी। मैदान में खड़े युवाओं को अब समझ आ गया कि उनके सामने खड़ा ये अजनबी साधारण नहीं है। राजा अल्किनस ने मुस्कुराते हुए स्थिति को शांत किया और कहा कि उनका अतिथि महान है और उसे अपमानित करना उचित नहीं। खेल प्रतियोगिताएं आगे बढ़ी,
पर उस दिन का सबसे यादगार दृश्य वही था जब एक थका हुआ यात्री अपने भीतर छिपे योद्धा को जगाकर पूरे मैदान को अपनी शक्ति से चकित कर देता है। खेल प्रतियोगिताओं के बाद जब वातावरण में हल्की थकान और उत्साह साथ साथ घुल गए थे, तब राजा अल्किनस ने फिर से दरबार के प्रिय गायक डेमोडोकस को आमंत्रित किया। सभा फिर सजी, वीणा की मधुर ध्वनि हवा में तैरने लगी और सबकी दृष्टि उस दृष्टिहीन कवि पर टिक गई जिसकी वाणी देवताओं तक को छू लेने की शक्ति रखती थी। इस बार उसके स्वर में युद्ध की गूंज नहीं, बल्कि शरारत और मधुर हास्य की लय थी। डेमोडोकस ने देवताओं की दुनिया का एक मनोरंजक प्रसंग छेड़ा, युद्ध के उग्र देवता एरिस और सौंदर्य व प्रेम की देवी अफ्रोडाइट की गुप्त प्रेम कथा। उसने बताया कि किस प्रकार अफ्रोडाइट, जो शिल्प और अग्नि के देवता हेफेस्टस की पत्नी थी, एरिस के आकर्षण में बंध गई। दोनों चोरी छिपे मिलते, मानो स्वर्ग में भी रहस्य और आकर्षण का खेल चलता हो। सभा में बैठे लोग उत्सुकता से सुन रहे थे और गीत के शब्दों में छिपी चंचलता उन्हें मुस्कुराने पर मजबूर कर रही थी। पर देवताओं के संसार में भी रहस्य अधिक दिनों तक छिपे नहीं रहते। डेमोडोकस ने वर्णन किया कि सूर्य देव हेलियोस ने इस गुप्त मिलन को देख लिया और हेफेस्टस को इसकी सूचना दी। हेफेस्टस, जो अपनी कला में अद्वितीय था, क्रोध से भर उठा, पर उसने युद्ध नहीं चुना। उसने अपनी अद्भुत शिल्प कला का सहारा लिया। उसने एक ऐसा अदृश्य जाल बनाया जो इतना सूक्ष्म था कि आंखों से दिखाई नहीं देता, पर इतना मजबूत कि देवताओं को भी बांध सके। एक दिन जब एरिस और अफ्रोडाइट अपने गुप्त मिलन में मग्न थे, हेफेस्टस का जाल अचानक उन पर गिर पड़ा। वे दोनों उसी अवस्था में बंध गए, असहाय और लज्जित। हेफेस्टस ने अन्य देवताओं को बुलाया और देवताओं की सभा में यह दृश्य एक विचित्र तमाशा बन गया। कुछ देवता हंस पड़े, कुछ ने मजाक किया और कुछ ने इस घटना को प्रेम और छल की एक चंचल लीला मानकर टाल दिया। अंततः देवताओं के हस्तक्षेप से एरिस को जुर्माना भरना पड़ा और दोनों को मुक्त किया गया। जैसे जैसे डेमोडोकस ये कथा सुनाता गया, सभा में ठहाके गूंज उठे। युद्ध और वीरता की गंभीरता के बाद ये प्रसंग वातावरण को हल्का कर गया। फैशन युवक और अतिथि हंसते हुए देवताओं की इस लीला का आनंद लेने लगे। ओडिसियस भी, जो अभी तक अपने भीतर की पीड़ा में डूबा था, इस गीत की चंचलता से क्षण भर के लिए मुस्करा उठा। उस रात महल में संगीत केवल मनोरंजन नहीं था, बल्कि जीवन की विविधता का प्रतीक बन गया। जहां एक ओर युद्ध की करुण स्मृतियां थी, वहीं दूसरी ओर प्रेम, हास्य और छल की कहानियां भी थी। डेमोडोकस की वीणा ने सबको याद दिलाया कि देवताओं और मनुष्यों की दुनिया में भावनाएं एक सी ही हैं, कभी गंभीर, कभी हास्यपूर्ण और हमेशा मन को छू लेने वाली। उत्सव का शोर धीरे धीरे शांत हो चुका था। वीणा की अंतिम धुन हवा में विलीन हो गई थी, पर उसके कंपन अब भी ओडिसियस के हृदय में गूंज रहे थे। दरबार में बैठे सभी लोग प्रसन्न थे। किसी के चेहरे पर हंसी थी, किसी की आंखों में उत्साह, लेकिन उस चमकते महल के बीच एक चेहरा ऐसा भी था जो बार बार अपने आंसुओं को छिपाने की कोशिश कर रहा था। ओडिसियस हर बार गीत के साथ जैसे भीतर से टूट जाता और फिर चुपचाप अपने चेहरे को ढक लेता। राजा अल्किनस की दृष्टि तीक्ष्ण थी। वो केवल उत्सव का आनंद लेने वाला शासक नहीं था, बल्कि लोगों के मन को पढ़ने वाला भी था। उसने कई बार देखा कि ये अजनबी अतिथि गीत सुनते ही व्यथित हो उठता है। जब ट्रॉय के युद्ध की कथा गूंजती तो उसके कंधे कांप जाते। जब वीरों के संघर्ष का वर्णन होता तो उसकी आंखों में एक ऐसी पीड़ा झलकती जो किसी साधारण श्रोता की नहीं हो सकती थी। अल्किनस के मन में प्रश्न उठने लगे, कौन है ये व्यक्ति जिसके भीतर इतना गहरा दुख छिपा है? अंततः राजा ने सभा को शांत किया।
उसने डेमोडोकस को संकेत दिया कि वो गीत रोक दे। फिर वो ओडिसियस की ओर मुड़ा। उसकी वाणी में कोमलता थी, पर साथ ही गंभीरता भी। उसने कहा कि एक सच्चा अतिथि केवल भोजन और सम्मान का पात्र नहीं होता, बल्कि उसकी पीड़ा भी सुनने योग्य होती है। उसने विनम्र स्वर में पूछा, हे अतिथि, तुम्हारा नाम क्या है? तुम कहां से आए हो? और इन गीतों से तुम्हारा हृदय इतना क्यों व्याकुल हो उठता है? सभा में सन्नाटा छा गया। सभी की निगाहें अब उसी अजनबी पर टिक गई। ओडिसियस ने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखों में आंसुओं की नमी थी, पर उनमें एक दृढ़ निश्चय भी झलक रहा था। इतने दिनों से वो अपनी पहचान छिपाए हुए था, समुद्रों में भटकता, अजनबियों के बीच जीता, अपने नाम को एक रहस्य की तरह अपने भीतर समेटे हुए। पर अब उसे लगा कि ये मौन टूटना चाहिए। उसने गहरी सांस ली, मानो अपने अतीत के दरवाजे खोलने की तैयारी कर रहा हो। उसकी आवाज पहले धीमी थी, फिर धीरे धीरे स्थिर हो गई। उसने स्वीकार किया कि वो कोई साधारण यात्री नहीं, बल्कि वही ओडिसियस है, इथाका का राजा, ट्रॉय का योद्धा और अनगिनत संकटों से जूझता एक थका हुआ पथिक। उस क्षण दरबार में जैसे समय थम गया। नाम सुनते ही कई चेहरों पर आश्चर्य उभर आया। वो वही वीर था जिसकी चतुराई और साहस की कथाएं अभी अभी गीतों में गाई गई थी। लेकिन ओडिसियस ने केवल अपना नाम ही नहीं बताया, उसने अपने हृदय का द्वार भी खोल दिया। उसने कहा कि उसकी यात्रा केवल युद्ध तक सीमित नहीं रही। वो तूफानों, राक्षसों, जादूगरनियों और देवताओं के क्रोध से भरी रही है। हर मोड़ पर उसने जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष किया है। और इस प्रकार राजा के एक प्रश्न से एक लंबी कथा का आरंभ हुआ। अब ये केवल एक अजनबी की कहानी नहीं रही, ये उस महान नायक की आत्मकथा बनने वाली थी, जिसने समुद्रों को पार किया पर अपने घर और अपने प्रियजनों की स्मृति को कभी नहीं छोड़ा। फैशन दरबार उस रात एक साधारण उत्सव का स्थल नहीं रहा, वो एक महागाथा का मंच बन गया, जहां से ओडिसियस की रोमांचक यात्रा की सच्ची कहानी आरंभ हुई। आपने मुझे इतना ध्यान से सुना, उसके लिए हृदय से धन्यवाद।